अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है जिसको आज इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, बिल्कुल वो स्किल जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो स्किल जिसके ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी रूटीन की लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी इवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आज हम कम्युनिकेशन स्किल के एक पार्ट पे बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। जी हाँ, ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा। ओरल कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत के जरिए अपने मैसेज को किसी दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट करना है। वो वे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो वे जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो बहुत सारे ट्रेनर्स, जो बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स यूज़ करते हैं और अपना मैसेज दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आप ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग ज़रूर समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि हम ओरल कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स दूंगा जो कि 4 मेन एरियाज को कवर कर रही होंगी। वो 4 मेन एरियाज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ। एरिया नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सुनना कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुनना कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा मेन एरिया जिस पे आज हम फोकस करेंगे वो ये है कि हम किसी की बात को सुन के उसको अपने माइंड में कैसे प्रोसेस करेंगे और उसको किस तरह से समझेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर हम अगले बंदे को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तीसरा मेन एरिया जिस पे हम फोकस करेंगे वो ये है कि बात को समझ के, बात को अपने माइंड में प्रोसेस करके हमने बोलना कैसे है। जी बिल्कुल, और जो फोर्थ एरिया है वो ये है कि हम अपनी कम्युनिकेशन के स्किल के थ्रू, हम बातचीत के थ्रू अपने रिजल्ट्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टिप। वन क्या है कि हम एम्पैथेटिकली कैसे सुन सकते हैं। जी, एम्पैथेटिकली सुनने से मुराद ये है कि आप अगले बंदे की बात सुनते हुए बिल्कुल इसी तरह हो जाएं जैसे आप उसकी जगह पे हैं। जैसे वो एक प्रोवर्ब है कि किसी के जूते में पांव रख के उसकी सिचुएशन को फील करना, उसके दर्द को फील करना, जो वो सोच रहा है उन सोचों को फील करना, जो वो उसके माइंड में चल रहा है उन सारी बातों को फील करना। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एम्पैथेटिक होना। और एम्पैथेटिक लिसनिंग से मुराद क्या हो गई? बिल्कुल उसी बंदे की जगह पे आके सोचना कि यार ये ऐसी बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये ऐसी बात कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, कहां से इसके अंदर ये सारा थॉट पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है, कहां से इसके अंदर ये सारी बातें आई हैं कि ये इस तरह से बात कर रहा है। जब आप इस वे से किसी को सुनते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप सिर्फ उसके लफ्जों पे गौर नहीं कर रहे होते, आप क्या कर रहे होते हैं, जो बैक एंड पे सारी स्टोरी है आप उस पे भी फोकस कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से आपको उस बंदे की एक्चुअल पोजीशन, उस बंदे की एक्चुअल कंडीशन समझने में मदद मिलती है। और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि आप प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लिसनिंग को कम्युनिकेशन स्किल में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिसनिंग ही है। चाहे आप बोलें या कोई दूसरा बंदा बोले, जब तक जो सामने बैठा बंदा है वो सुनेगा नहीं तब तक वो मैसेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, और जब तक वो मैसेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं करेगा तब तक वो बेटर वे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। सो एम्पैथेटिकली सुनना सीखें। किस तरह से? अब ये भी मैं आपको बताता चलूं। आपको क्या करना पड़ता है कि आप जब भी किसी बंदे की बात सुने या जब भी किसी बंदे से बात कर रहे हों तो कोशिश ये करें कि जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको टोटली साइड पे कर दें। अब ये मेंटल डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन जो है उस पर बार बार मैसेजेस आते हों, उस पर बार बार कॉल्स आती हों, आप उसको साइलेंट करके रख सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहां पे इर्द गिर्द शोर बहुत है, जहां पे जो नॉइस की वजह से डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सो ऐसी जगहों पे बैठने से गुरेज करें और आराम से किसी पुरसुकून जगह पे बैठें। हो सकता है कि आप अपने घर में हैं तो आप किसी ऐसे रूम में बैठे हुए हैं
जहां पे कोई टीवी लगा हुआ है, जहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप ऐसी जगह को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और घर के किसी ऐसी जगह के ऐसे कोने में बैठें, किसी ऐसी जगह पे बैठें जहां पे ये सारी चीजें ना हो। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप अगले बंदे को आराम से सुन सकोगे, और जब आप उसको आराम से सुनोगे तब आप उसकी बात को समझोगे भी और अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकोगे। सो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हम अपनी रूटीन की लाइफ में अडॉप्ट करें तो हम एम्पैथेटिकली सुन सकते हैं। एक टिप इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि जब भी आप किसी बंदे को टाइम दें उसकी बात सुनने के लिए, उसके साथ किसी डीप कन्वर्सेशन के लिए, तो कोशिश ये करें कि अपने रूटीन के जो काम होते हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा निपटा कर उस बंदे के पास बैठें। उसकी वजह यह है कि जब आपके बहुत सारे काम पड़े होते हैं तो आपका माइंड कहीं अलार्म बजा रहा होता है, यार वो वाला काम भी रहता है, यार अभी तो तुमने वो भी करना है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम सामने बैठे बंदे की बात को प्रॉपरली नहीं सुन पाते और रिजल्ट के तौर पर हम उसको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते। सो एम्पैथेटिकली सुनना सीखिए और इसके थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाइए। नंबर 2, क्लियरली सोचना सीखिए। अब ये क्लियरली कैसे सोच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब तक आप किसी बंदे को सुनते नहीं और उसके बाद उसकी बात को समझते नहीं, तब तक आप उसको अच्छे वे से ट्रीट नहीं कर पाते। सो क्लियरली सोचना सीखिए। आप सोचते कैसे हैं? आप रूटीन की लाइफ में दिन भर की सारी एक्टिविटीज को कहीं दिमाग में बिठा के बैठे होते हैं, अपने फैमिली के मैटर्स, अपने पर्सनल जो भी कोई लड़ाई झगड़े, कोई सुलह सफाई, वो सारी की सारी बातें कहीं माइंड में बिठा के बैठे होते हैं और अगले बंदे की बात सुनने के लिए चले जाते हैं। जब हम उसकी बात सुनते हैं तो उसकी बात को हम अपने माइंड में प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हमारे अपने जो मैटर्स होते हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो बार बार आते हैं, वो बार बार हमें आके याद करवाते हैं कि यार अभी मुझे भी सॉल्व करना, तुमने अभी ये वाला मसला भी सॉल्व करने वाला है। तो वो जो अगला बंदा जिसकी हम बात सुन रहे होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम उसकी बात को प्रॉपरली माइंड में प्रोसेस नहीं कर पाते। सो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको फोकस करना पड़ता है। किस चीज पे फोकस करना पड़ता है? आपको जो भी सिचुएशन हो उस पे फोकस करना पड़ता है। अपने माइंड को ट्रेन करें कि जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है, जिस भी इन्वायरमेंट में है, उसके मुताबिक आपका माइंड सोचे और उसके मुताबिक आपका माइंड काम करे। अच्छा, क्लियरली सोचने के लिए आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप जब किसी बंदे के साथ कन्वर्सेशन के लिए बैठें, गुफ्तगू करने के लिए बैठें, तो आप लिखने के लिए कुछ मटेरियल साथ ले लें। जैसे जैसे वो बातें करता जा रहा है, यू कैन नोट डाउन हिज पॉइंट्स। आप जो वो कहता है आप उसके मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं। उसका फायदा क्या होगा कि आपके माइंड में अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं भी तो आपको उन मेन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। उसके रिजल्ट के तौर पे जो वो आपने लिखा है, उसके रिजल्ट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप उन बातों को वहीं से रिपीट कर सकते हैं और अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करके आप उसके अकॉर्डिंगली उस बंदे को अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। सो किसी की बात सुनते हुए लिखने की आदत जरूर अपनाएं। हम लोग अक्सर काउंसलिंग करते हैं, हम लोग अक्सर लोगों के मसाइल को सुनते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं क्या करता हूं कि जब मैं उनकी बात सुनना शुरू करता हूं तो मैं लिखने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रख लेता हूं। जो उनकी बात के मेन पॉइंट्स होते हैं मैं उनको नोट करता हूं और फिर बारी बारी उन पॉइंट्स को एड्रेस करता जाता हूं। उसके रिजल्ट के तौर पर अगला बंदा मेरी बात को समझता भी है, अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड भी करता है और जो रिजल्ट्स मैं अचीव करना चाह रहा होता हूं वो रिजल्ट्स मुझे मिल जाते हैं। जी, अपनी लाइफ में इस सेकंड हैबिट को जो कि मैंने आपको बताई है जरूर इन्वॉल्व करें, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होंगी। टिप नंबर 3, हमें हमेशा दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को जरूर कंसिडर करना चाहिए। हम अमूमन गलती यही करते हैं कि हम अगले बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगले बंदे का जो सोचने का अंदाज होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद जिस तरह से मैं इस सिचुएशन को समझ रहा हूं, जिस तरह से मुझे इस बारे में पता है, शायद अगले बंदे को नहीं पता। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर बहुत सारे आपके मैटर्स खराब हो जाते हैं। सो देखें, आप अगर एक टेबल पे बैठे हैं और आपने अपनी तरफ से 6 लिखा है
तो हमेशा याद रखें कि टेबल की दूसरी साइड पे बैठे हुए बंदे के लिए वो 9 है, वो 6 नहीं है। सो पर्सपेक्टिव इस तरह से डिफरेंट होते हैं। वो बंदा जो आपसे बातचीत करने आ रहा है, वो बंदा जो अपना कोई मसला सॉल्व करने आ रहा है या कोई मसला सॉल्व करवाने आ रहा है, वो उस एनवायरनमेंट को जहां की वो प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को, उनके थॉट्स को आपसे शायद बेहतर जानता हो। आपने शायद उन सबको दूर से देखा है, एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया हुआ है। वो बंदा उनमें रहते हुए उनको ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए यकीनन वो उनके बारे में आपसे बेहतर जानता होगा। सो जब भी किसी से भी कन्वर्सेशन करें, जब भी किसी से भी कम्युनिकेशन करें, उस अगले बंदे के पर्सपेक्टिव को जरूर कंसिडर करें, उसकी बात को डीपली सुने जरूर, उसकी बात को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश जरूर करें। माइट बी जो आप सोच रहे हैं वो वाली कहानी ना हो। हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम किसी भी बंदे की बात सुनते हुए फौरन से पहले जजमेंटल हो जाते हैं। वो कोई किसी लड़ाई झगड़े की बात करता है तो हम फौरन से पहले एक रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं, यार इस लड़ाई झगड़े में फलाना बंदा बुरा है, ठीक है, इस लड़ाई झगड़े में फलाने बंदे का कसूर है। माइट बी सिचुएशन उससे डिफरेंट हो, माइट बी उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री हो, माइट बी उसके बाद वाले जो रिजल्ट हैं, जो वो बात बता रहा है उसके बाद वाले जो रिजल्ट हैं वो कुछ और तरीके से हों। सो फौरन से पहले जजमेंटल ना हो, फौरन से पहले अपनी राय ना दे दें, आराम से अगले बंदे को पहले सुने, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें और देन उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप यकीन करें इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अमूमन मैंने देखा है जब भी मेरे पास काउंसलिंग के मैटर्स आते हैं, खास तौर पर ये रिलेशनशिप इश्यूज में ये वाला इशू बहुत ज्यादा होता है। एक बंदा बात करता है, दूसरा फौरन से जजमेंटल होकर उसको आंसर दे देता है, जिसके रिजल्ट के तौर पर रिलेशनशिप्स खराब होते चले जाते हैं। सो अवॉइड दिस और हमेशा दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करने की हैबिट को जरूर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। टिप नंबर 4, स्पीक कंसाइजली। जी बिल्कुल, जब भी बात करें कोशिश ये करें कि मुख्तसर वे में मुख्तसर अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बात करें। उससे होता क्या है कि आपका मैसेज बहुत कॉम्प्रीहेंड वे में अगले बंदे तक पहुंच जाता है। उसके रिजल्ट के तौर पर अगला बंदा भी आपकी बात को समझता है और जो रिजल्ट आप अचीव करना चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आप अमूमन देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक छोटा सा मैसेज देने के लिए एक लंबी चौड़ी कहानी पहले बयान करते हैं। फर्ज करें वो कहीं पे जाते हैं, किसी दूसरे बंदे ने उनको बात कोई कर दी है, तो वो आपको आके कैसे बताते हैं कि मैं यहां से गया, मैं यहां से गाड़ी पे बैठा, फिर मैंने उसको बस वाले को या गाड़ी वाले को इतने पैसे दिए, फिर मैं इतने बजे वहां पे पहुंचा, वहां से मैं इतने बजे वापस आया, वहां पे मेरे साथ ये सारी बातें हुई, फलाने बंदे से भी मिला, फलाने बंदे से भी मिला। इन सारी बातों में क्या होता है, जो एक्चुअल बात आप बताना चाह रहे होते हैं वो कहीं मिसप्लेस हो जाती है, वो कहीं अगले बंदे के माइंड में आती ही नहीं। अगला बंदा उस बात को कहीं कैच ही नहीं कर पाता आपकी सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में। हालांकि ये जो मैंने अभी मिसाल दी है उसमें सिंपल आपने क्या करना था, आपने दूसरे बंदे का मैसेज एक दूसरे बंदे को पहुंचाना था। ये सारी डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं थी, आप कैसे गए, किसको मिले, किसको नहीं मिले, कैसे वापस आए, कितने पैसे लगे, कितने नहीं लगे, ये सारी चीजें इस सारी की सारी कन्वर्सेशन में इनकी जरूरत नहीं थी। You just have to communicate the message of one person to the other person. So जब भी बात करें कंसाइज वे अपनाने की कोशिश करें। और कंसाइज वे अपनाने के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आप कन्वर्सेशंस करते हैं, जब आप दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो उनसे फीडबैक ज़रूर लें। उनसे ये ज़रूर पूछें कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या आपको उसकी समझ आ रही है, कितने % आपको इसकी समझ आई है, आप क्या समझे हैं मेरी बात से। सो उसके नतीजे के तौर पे आपको पता चलता है कि आपकी बात कितने % अगला बंदा समझ रहा है और आप जो अचीव करना चाह रहे हैं क्या वो अचीव होगा या नहीं होगा। सो अपनी कंसाइजली बात करने की हैबिट को बहुत ज़्यादा मैच्योर करने के लिए लोगों से फीडबैक लेना शुरू करें। टिप नंबर 5, आई कांटेक्ट। जी हाँ, ये वो इशू है जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। आप यू कैन से कि इट्स अ सिचुएशन जिसमें बड़े सारे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, बड़े सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यार बात करते हुए मैं अगले बंदे से आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करूं। तो जनाब मैं यहां पे आपको कुछ यूनिवर्सल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आई कांटेक्ट के बारे में वो भी बताता चलूं। अमूमन ये कहा जाता है कि जब भी आप बात कर रहे हैं
देन आपको अगले बंदे के साथ 60% के राउंड अबाउट आई कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, 50 to 60%। और जब आप अगले बंदे की बात सुन रहे हैं तो देन आपको 70 to 80% आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आप यहां पे भी देखें कि सुनते हुए आपको आई कांटेक्ट ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। जानते हैं क्यों? इस वजह से कि आप अगले बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके वर्ड से, उसके जेस्चर से बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी चीजों को जज करते हैं, और बहुत सारी वो बातें जो वो अल्फाज की सूरत में नहीं कह पाता, आप उनको समझ रहे होते हैं। सो सुनते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करना इट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब आई कांटेक्ट को मेंटेन कैसे करना होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत सारे लोग मेरे अमूमन जो कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स या पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन का, इसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आई कांटेक्ट को कितनी देर के लिए मेंटेन करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, आप जब भी किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप एक वक्त में 4 to 5 सेकेंड के लिए उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। देन उसके बाद फौरन से, हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने इधर देखना शुरू कर देना है, आपने उधर देखना शुरू कर देना है, आप ऊपर देखने लग जाएं या आप नीचे देखने लग जाएं। बेस्ट वे क्या है कि आप ये सोचें कि उसके फेस के ऊपर एक ट्राइंगल सी बनी हुई है और आप 5 सेकंड के लिए एक ट्राइंगल के एक कॉर्नर पे फोकस कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए दूसरे कॉर्नर पे फोकस कर रहे हैं और 5 सेकंड के लिए तीसरे कॉर्नर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन ये ट्राइंगल उसके फेस पे रहनी चाहिए, ये उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी आपके आई कांटेक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा मूव करती है। कभी आप इधर मूव करेंगे, उसके इस वाले जो ट्राइंगल का पोर्शन है उस पर फोकस करने के लिए, आप कभी इधर मूव कर जाते हो, आप कभी थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव रहती है, वो भी मेंटेन रहती है। जब हम एकदम फौरन से पहले नीचे देखना शुरू कर देते हैं तो ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी निशानी है। आई कांटेक्ट को मेंटेन करने का एक और भी अच्छा वे है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप लिखने के लिए अपने पास मटेरियल रख लिया करें। आप उसकी बात सुन के पॉइंट नोट करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं और फिर आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करने की जो हैबिट है, आप इसको मैच्योर कर सकते हैं, आप इसको बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 6, टोन ऑफ वॉइस। जी हाँ, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी टोन ऑफ वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाज़ औक़ात कुछ बहुत ही नरम अल्फाज होते हैं जिनको हम इतने गर्म लहजे में बोल देते हैं कि वो जो मटेरियल सॉल्व होने वाला होता है उसमें अगेन से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और मैं तो अक्सर अपने कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज में कहता हूं कि हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारे जो लहजे होते हैं वो ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरे बंदे पे असरअंदाज होते हैं। सो अपने लहजों को मेंटेन करना सीखें। अब ये जो लहजे हैं अमूमन ये 3 किस्म के कहे जाते हैं। एक होता है अथॉरिटेटिव वे, आप किसी बंदे से बात करते हैं तो आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। अमूमन वो रूटीन में भी बात कर रहे हो तो उनका वे अथॉरिटेटिव लगता है। आपको ये वाला लहजा अमूमन अपने घरों में अपने वालिद का मिलेगा, आपको बात बड़े आराम से करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने वे में, लेकिन आपको लगता है जैसे वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। क्यों? वो उनकी एक पोजीशन, फैमिली में पोजीशन ही ऐसी होती है जिसकी वजह से ये एक फील आ रही होती है। अच्छा, रूटीन की लाइफ में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लहजे को अपनाए बैठे होते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा जो लहजा है वो होता है बिल्कुल सुप्रेस होके किसी से बात करने वाला लहजा। मतलब आप बिल्कुल डरे डरे से, सहमे सहमे से किसी से बात करते हैं, आपकी बात वैलिड होती है, आपकी बात जायज़ होती है, उसके बावजूद क्या होता है कि आप डरे डरे से अपना मैसेज किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं और रिजल्ट के तौर पर अगला बंदा आपकी बात को बहुत लाइट लेता है। आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी शो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो रिजल्ट अचीव करना चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलता। तीसरा जो लहजा है वो है टोटली एक न्यूट्रल लहजा। अब ये न्यूट्रल लहजा क्या होता है? न्यूट्रल लहजा ये होता है कि आप अपनी एक सॉफ्ट सी टोन रखते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट सी टोन है ये आपकी रूटीन की लाइफ की टोन है, जहां पे आपको
थोड़ा सा हार्ड बोलना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, आप इस सॉफ्ट टोन से थोड़ा सा अथॉरिटेटिव टोन पे आते हैं, और अथॉरिटेटिव टोन यूज करने के बाद दोबारा से सॉफ्ट टोन। आपको कहीं पे कोई गलती हो गई है आपसे, या कहीं पे क्या हो गया कि आपको वाकई किसी अदब की वजह से थोड़ा सा अपने आप को लो करना है, तो आप क्या करते हैं, आप जरा सुप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि आपका जो एक सॉफ्ट टोन वाला इमेज है वो लोगों के माइंड में हमेशा बरकरार रहता है। आप अपने टारगेट्स को भी अचीव करते जाते हैं और अपना एक अच्छा इंप्रेशन जो है आप उसको भी बिल्ड करते जाते हैं। सो आप इसके लिए करें क्या, आप जरा अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके, अपनी डेली की कुछ बातों को रिकॉर्ड करके रखें और उनको सुने। आपको पता चलेगा कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप किस वे में बात कर रहे होते हो। सो अपने वे ऑफ टॉकिंग को, अपनी टोन ऑफ वॉइस को कैटेगराइज करें। जब आप अपनी टोन ऑफ वॉइस को कैटेगराइज करेंगे तो देन उसके बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप उसको बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी, और इसके रिजल्ट के तौर पर आप बहुत अच्छे जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इंपैक्टफुल जेस्चर्स। जी बिल्कुल, आपके जेस्चर्स के बगैर आप अपनी बात को प्रॉपर वे में किसी भी बंदे को समझा ही नहीं सकते। आप देखिए, आप बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ ऐसे करके हाथ बांध लेता हूं और आपको ये सारी बातें जो अभी मैंने बताई हैं, ये सारी टिप्स जो अभी मैंने आपको कम्युनिकेट की हैं, मैं इन सारी टिप्स के दौरान ऐसे करके हाथ बांध के रखता हूं, या अपने ये हाथ जो है वो अपनी पॉकेट्स में रखता हूं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी इन सारी बातों को किस हद तक समझ पाएंगे। यकीनन वो जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है जो नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग में है वो नहीं रहेगा। सो जनाब, इम्पैक्टफुल जेस्चर्स जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। आप जब भी बात करें तो कोशिश ये करें कि अपने हाथों को कभी भी इस तरह से बांध के मत रखें। क्यों? ये एक डिफेंसिव आपका जेस्चर होता है कि जैसे आप अगले बंदे की बात को सही तरह से समझना ही नहीं चाह रहे, आप जैसे बिल्कुल लापरवाही का इजहार कर रहे हैं। आप जब अपने हाथों को एक दूसरे के साथ में लाना होता है तो कभी भी इस तरह से उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के इस तरह से मत करें। आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। उसके वे के तौर पर क्या होता है कि आपके हाथ एक फ्रीडम फील करते हैं, और जब आप अपनी बात कर रहे होते हैं तो आपकी जो हैंड्स मूवमेंट है वो बहुत अच्छी रहती है। और इस सारी प्रैक्टिस को जब आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप मजीद इंप्रूव करते जाते हैं डे बाय डे। अच्छा, एक चीज और होती है, बहुत सारे लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस के बारे में भी बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, याद रखें, ये जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस हैं आप इनको बगैर प्रैक्टिस के कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस जो है ये कैसे करनी होती है, आप अपनी लाइफ में कुछ सीरियस कन्वर्सेशंस जरूर किया करें, मैच्योर लोगों के साथ बातचीत जरूर किया करें। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं और आपके ये जो जेस्चर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होते जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। और जब आप किसी नॉर्मल वे में किसी जगह कम्युनिकेट कर रहे होते हो जहाँ पे आपके सामने कोई मैच्योर बंदा नहीं बैठा, तो तब वहाँ पे ये जो डेवलप्ड आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या ये जो जेस्चर्स हैं ये वहाँ पे काम आते हैं। सो अपनी लाइफ में मैच्योर लोगों से कन्वर्सेशन करने की आदत ज़रूर बनाएं, उनसे सवाल किया करें, उनको अपनी राय का इजहार किया करें उनके सामने, जिसके रिजल्ट के तौर पर आपके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिप क्या है? दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, इन द वे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस बहुत अच्छी है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन आपकी बाकी की सारी बॉडी की जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट गुड। आप बैठते हैं तो जनाब कंधे आपके ऐसे होते हैं, आप बैठते हैं तो बिल्कुल ही ऐसे करके बैठ जाते हैं, आप बैठते हैं तो आपको यही नहीं पता कि यार मुझे अपनी लेग्स का जो पोस्चर है वो किस तरह से रखना चाहिए। आप खड़े होते हैं तो आपको यही नहीं पता कि यार जो मेरी बैकबोन है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यार ये जो मेरे शोल्डर्स हैं इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप अगर इन सारी बातों को नहीं जानते,
सिर्फ अच्छा बोलना जानते हैं तो यकीन करें आपके उस अच्छे बोलने का जो रिजल्ट है वो आपको उतना नहीं मिलेगा जो कि एक अच्छी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ मिल सकता है। सो अच्छी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक दफ़ा ऑब्जर्व करें कि यार आप रूटीन की लाइफ में किस तरह से उठते बैठते हैं, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो किस तरह से उठते बैठते हैं, आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो क्या होती है, आपकी जो बैकबोन है वो किस तरह से होती है, क्या आपके शोल्डर बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ ढलके होते हैं या आपके शोल्डर्स थोड़े से ऐसे बिल्कुल एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है एक्टिव, आपके बॉडी जो आपके शोल्डर्स हैं, आपकी बिल्कुल जो स्ट्रेट आपकी जो बैकबोन है, ये शो करता है आपके कॉन्फिडेंस को, ये शो करता है कि आप बहुत एक्टिव हैं, ये शो करता है कि आप एक्टिवली अगले बंदे को सुन रहे हैं, ये शो करता है कि आप जो हैं यू आर रेडी टू कम्युनिकेट, यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। सो इसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि अगला बंदा भी उतना ही एक्टिव होके आपके सामने बात करता है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए और उन इंटरव्यूज के दौरान मैं जब बैठता था तो मैं खुद से ऑब्जर्व करता था कि मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूं और मैं कॉन्स्टेंटली अगले बंदे की तरफ जो है वो अपनी कम्युनिकेशन करता जा रहा हूं थ्रू आई कॉन्टैक्ट, थ्रू जेस्चर्स। मैं अगर थोड़ी देर के बाद ऐसे होता था तो वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो भी ऐसे हो जाता है। मैं अगर थोड़ी देर के बाद इस तरफ होता हूं तो जो सामने बैठा हुआ बंदा है वो भी थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो जाता है। सो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इस तरह से अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल करते हैं। और ये वाली जो बात, ये वाली जो एग्जांपल मैंने दी है, आप इसको अपनी रूटीन की लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी चेयर पे बैठें और अपनी एक टांग पे दूसरी टांग को रखें, थोड़ी देर बाद देखिएगा कि जो आपके सामने बैठा हुआ बंदा है वो भी यही कर देगा। आपने क्या किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसको एक मैसेज कम्युनिकेट किया कि आप अपने आप को इस पोजीशन में फील कर रहे हैं। ठीक है, वो जो आपकी बॉडी का ओरा है, वो जो एनर्जीज होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसफर होती हैं। अगला बंदा भी जो है वो ऑटोमेटिकली उस तरह की फीलिंग में आने की कोशिश करता है ताकि वो आपके लेवल पे आके बात कर सके। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके रूटीन के कामों में, आपके रूटीन की कन्वर्सेशंस में इस तरह से मैटर कर रही होती है। सो इसके ऊपर काम करें, और काम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्लोजली अपनी सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और उसके ड्रॉबैक्स निकाल के उस पर काम करना शुरू। नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टिप को मैं कहता हूं पॉजेस एंड अफर्मेशंस। जी हां, आप जब भी बात करें तो बिल्कुल एक 360 की स्पीड पे ना करें। कम से कम क्या हो कि बात करते हुए आपकी बात में पॉजेस होने चाहिए, वक्फे होने चाहिए। क्यों वक्फे होने चाहिए? कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपकी इस बात को अच्छे वे से सुन के अपने माइंड में प्रोसेस कर सके, और जब वो अच्छे वे से प्रोसेस करेगा तब ही वो आपकी बात को समझेगा, और तब ही जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपने ये करना है कि आपने गूगल पे सर्च करना है कि एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोल सकता है। फिर आपने सर्च करना है कि एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में कितने वर्ड्स सुन सकता है। फिर आपने ये सर्च करना है कि एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में कितने वर्ड्स को अपने माइंड में प्रोसेस कर सकता है। ये जो डिफरेंस होगा ये आपको बताएगा कि आपके पॉजेस आपकी लाइफ में कितने ज्यादा मैटर करते हैं। और जब भी हम रूटीन की लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं, अगर पॉजेस नहीं लेते और बिल्कुल स्पीडीली बोलते चले जाते हैं, एक हेस्ट वाले वे में बोलते चले जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें बहुत जल्दी है, जैसे हम किसी इम्पेशंस का शिकार हैं। और अगला बंदा जो हमारी बात सुन रहा होता है वो ये समझता है कि शायद हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है, शायद हमें अपनी बातों पे खुद ही यकीन नहीं है। सो पॉजेस को मेंटेन करना अपनी लाइफ में जरूर सीखें, अपनी कन्वर्सेशन में पॉजेस को लेना जरूर सीखें। पॉजेस के साथ मैंने एक और वर्ड बोला विच इज अफर्मेशंस। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उससे पूछें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछें कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं जो मैसेज आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं क्या आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो बात आप कर रहे होते हैं, आपको अगले बंदे से उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक नोशन मिलता जाता है। हाँ यार, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, हाँ यार, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। तो आप भी इनकरेज होते हैं और आप अंदर से ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं और ज्यादा, और आप अपनी बात को अच्छे वे से कम्युनिकेट करते चले जाते हैं।
दूसरी तरफ जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसको अफर्मेशन जरूर दें। किस तरह से? यू कैन नोड योर हेड, यू कैन डू दिस, कि जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। ये नोशन क्या है? आप उसको एक मैसेज दे रहे हैं कि यार जो तुम बात कर रहे हो मैं उसको समझ रहा हूं। आप बिल्कुल बुत बन के बैठे रहें, ऐसे गुमसुम से करके बैठे रहें, अगले बंदे की बात को सुनते चले जाएं, तो होगा क्या? थोड़ी सी देर के बाद उस सारी कन्वर्सेशन का जो इंटरेस्ट है वो दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो है वो लूज कर जाएगी, ठीक है, और रिजल्ट के तौर पे जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। सो इस टिप पे अमल जरूर करें, यह आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगी। आज की इस वीडियो की लास्ट टिप, जब भी बात करें ऑनेस्टली बात करें, और जब भी बात करें ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करें। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर आपकी ये अप्रोच नहीं होगी तो जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू योर कन्वर्सेशन, थ्रू योर कम्युनिकेशन, वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ऑनेस्टी क्यों कह रहा हूं? जब भी इंसान झूठ बोलता है या किसी बात को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके करने की कोशिश करता है तो उसको उस बात को याद रखना पड़ता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको अपनी बात को याद नहीं रखना पड़ता। आपको 36 दफा 36 जगहों पे वो बात कहनी पड़े तो आप उसी वे में उसी तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सारी बात एक्चुअल में हुई है, वो आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है, आपको उसको याद नहीं रखना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली माइंड की किसी फाइल में पड़ी हुई है। जस्ट यू हैव टू रिकॉल दैट, ठीक है। सो जब भी बात करें ऑनेस्ट होके बात करें, और ऑप्टिमिस्टिक होके हमेशा जब भी आप बात करना चाह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक होके बात करें। ऑप्टिमिस्टिक होने का फायदा क्या होता है? देखिए, जब आप अंदर से पुरुमीद होते हैं कि हाँ यार, मैं जो रिजल्ट अचीव करना चाह रहा हूं थ्रू माई कन्वर्सेशन, थ्रू माई कम्युनिकेशन, वो रिजल्ट मुझे जरूर अचीव होगा, तो ये जो अंदर की पॉजिटिविटी है ये आपके लफ्जों के थ्रू कम्युनिकेट होती है, ये आपके लहजे के थ्रू कम्युनिकेट होती है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट होती है, ये जो आपके माइंड की, जो आपकी बॉडी की जो वाइब्स होती हैं, ऑरा होता है, ये उसके थ्रू कम्युनिकेट होती है, और अगला बंदा आपकी उन बातों के सहर में मुब्तला हो जाता है। वो आपकी उन बातों को बिल्कुल उसी तरह फील करना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह लेना शुरू कर देता है जैसे आप चाह रहे होते हैं, और आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसका एक फायदा और भी होता है कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि एक बंदे से अगर आपको रिजल्ट नहीं भी खुदा ना खास्ता मिला तो आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी बेस्ट एफर्ट दी ना, मैंने तो बेस्ट आउटपुट दी ना, मैं किसी और से बात करके देखता हूं। और फिर क्या होता है, आप किसी और से बात करते हैं, आपको आपके रिजल्ट्स वहां से मिल जाते हैं। सो जब भी बात करें ऑनेस्ट होकर बात करें और ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करें। तो जनाब, ये थी आज की 10 टिप्स, और इन 10 टिप्स में हमने 4 मेन एरियाज पे फोकस किया, और वो मेन 4 एरियाज क्या थे वो मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूं। आपका कोई सवाल है, आप कोई भी मैसेज मेरे तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपकी उन बातों को, मैं आपके उन कमेंट्स को आगे से रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।